बाबू, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेजिस्लेशन के लिए बैठते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हम रेगुलेशन 7 टू रेगुलेशन 9 पर शॉर्ट में कुछ चीजें आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे विद एमसीक्यू, ठीक है। और रेगुलेशन 7 की जब आप बात कीजिएगा रेगुलेशन 7 की, तो उसमें 7 डेज सब में है, ख्याल रखिएगा। रेगुलेशन 7 में क्या है? 7 डेज। यदि माइंड के नाम में चेंज हो गया, ओनर के नाम में चेंज हो गया, ओनर एजेंट या मैनेजर का एड्रेस चेंज हो गया, 7 दिन के अंदर देना आपको नोटिस देना है, ठीक है। वैसे अपॉइंटमेंट करते हैं एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन अफसर, सेफ्टी अफसर या असिस्टेंट मैनेजर का, तो भी आपको 7 दिन के अंदर नोटिस देना है। आपको टर्मिनेशन करना, ये जितने नाम बताए इनका टर्मिनेशन करना, इसका भी नोटिस देना है। तो रेगुलेशन 7 में जो फॉर्मेट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E, ई बनना था, डी बन गया। देखिए ये 2D में अपॉइंटमेंट, 2D में क्या है? अपॉइंटमेंट है। 2E में क्या है? टर्मिनेशन है। अभी हम नाम बताए किनका किनका अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन करते हैं। एजेंट, मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर, वेंटिलेशन अफसर, सेफ्टी अफसर, असिस्टेंट मैनेजर, इनका अपॉइंटमेंट करना है या टर्मिनेशन करना है। तो अपॉइंटमेंट के विद इन 7 डेज में आपको 2D में नोटिस देना है। टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेशन हो गया तो विद इन 7 डेज में आपको नोटिस देना है। किसको देना है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। तो ये 2A, 2B, 2C में क्या है? 2A में क्या करते हैं? देखिए सबसे बड़ा क्या होता है? माइंड है तब बाकी चीज। तो ये चेंज इन नेम ऑफ माइंड, 2A में क्या होगा? माइंड का नाम बदल गया है तो 2A में नोटिस देना है। ओनर के नाम में चेंज हो गया, चेंज इन ओनरशिप हुआ तो 2B में देना है। 2C में चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ ओनर, एजेंट और मैनेजर। लेकिन ये सब नोटिस भी कितने दिन के अंदर देना है? विद इन 7 डेज ऑफ द सेट चेंज, ठीक हुआ। ये मोटा मोटी आपका रेगुलेशन 7 हुआ। रेगुलेशन 9 को देखते फिर 8 की बात करेंगे। रेगुलेशन 9 में नोटिस ऑफ डिजीज है। बच्चा लोग डायरेक्ट वहीं पढ़ता फेल हो जाता है। आपको जब भी रेगुलेशन 9 पढ़ना है तो सेक्शन 25 पर भी ध्यान रखिएगा, माइंड सेट के। आप लोग को हम कई बार बताए हैं नोटिफाइड डिजीज या ऑक्यूपेशनल डिजीज, 8 प्रकार के ऑक्यूपेशनल डिजीज बताए हैं। वो किसका पावर है? ये डिजीज को घोषित करने का किसका पावर है? वो पावर है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसको ये पावर किसने दिया है? कोई ने पावर दिया होगा तब ना करेगा वो। भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया है माइंड सेट के सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में, ठीक है। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? Where any person employed in a mine contracts any disease notified by the central government in the official gazette as a disease connected with mining operation, owner, agent or manager shall send notice thereof to the chief inspector and such other authorities in such form within such time as may be prescribed। क्या बोल रहा हो कि सेक्शन 25 से इसको वर्ड को सुनिएगा कि भारत सरकार या केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं, वो गजट नोटिफिकेशन दे करके उन बीमारियों को प्रकाशित करता है जो कि माइनिंग से संबंधित है, एज कनेक्टेड विद माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। वो जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं नोटिफाइड डिजीज या ऑक्यूपेशनल डिजीज, जिसके 8 नाम आप लोग को बताए होंगे। कोल माइनर ट्यूमकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ लंग और प्लूरा और पेरिथीलियोमास, ऐसा कुछ ढेर सारे नाम बताए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस, मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस और नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, ऐसे 8 गो नाम बताएंगे कई बार। तो वो जो भी डिजीज है, उन ऑक्यूपेशनल डिजीज या नोटिफाइड डिजीज,
ये किस सेक्शन के तहत घोषित करता है केंद्र सरकार? सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 के तहत घोषित करता है। अब यहां पे देखिएगा क्या हमने वर्ड बोला, क्या बोला? ओनर, एजेंट और मैनेजर shall send notice thereof to the chief inspector and such other authorities in such form and within such time as may be prescribed. एज में प्रिस्क्राइब मतलब जैसा कानून में लिखा है उतने समय के अंदर में, उतने चीफ इंस्पेक्टर के अलावा और भी अन्य प्राधिकारियों को, और वो जो निर्धारित फॉर्म है उसमें भेजेंगे। तो ये निर्धारित फॉर्म कितने समय के अंदर भेजेंगे और कौन कौन अथॉरिटीज को भेजेंगे, ये कहां लिखा है? वो लिखा है रेगुलेशन 9 में। रेगुलेशन 9 में क्या बोलता है, किसको किसको भेजना है? नोटिफाइड, यदि किसी आदमी को नोटिफाइड डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, जिनका भी हमने नाम बोले, किसी को मान लो सिलिकोसिस हो जाए या एस्बेस्टोसिस हो जाए, ठीक है, या नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, NIHL मतलब नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो जाए, तो ये जो 8 बीमारी अभी हम नाम बोले थे उनमें से कोई हो जाए तो ओनर, एजेंट या मैनेजर 3 दिन के अंदर में, विद इन 3 डेज, फॉर्म 5 में 5 अथॉरिटीज को देते हैं। कितने अथॉरिटीज को? 5 को। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल, बीमारी वाली बात है इसलिए मेडिकल को, इसके बाद DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इतना ही है, ठीक है। और सेक्शन 25 में क्या बोला है कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है यदि किसी आदमी को अटेंड करता है और यदि उसको कोई नोटिफाइड डिजीज पाता है या पाने का उसको शक होता है, संदेह होता है, तब वो क्या करेगा? बिना देरी किए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस भेजेगा, जिसमें क्या लिखा रहेगा? इंफॉर्मेशन भेजेगा, जिनका उस आदमी का नाम पता लिखा रहेगा, किस माइन में काम किया वो लिखा रहेगा, कौन सी बीमारी हुई है या होने की उसको मतलब संभावना उसको नजर आ रहा, उसका नाम लिख करके भेज देगा। और यदि कोई डॉक्टर ऐसा करने से फेल होता है, असफल रहता है, तो वो दंड का भागी होगा, उसको 50 रुपया तक का फाइन हो जाएगा, अप टू 50 रुपीज फाइन होगा। फाइन 50 पैसे का, 50 रुपए के बाद दूर 5 पैसे का भी फाइन हो गया, इसका मतलब दोषी, और दोषी मतलब उसका नौकरी गया, ठीक। ये मोटा मोटी हुआ। अब रेगुलेशन 8 में हम डेंजरस ऑकरेंस आज ही रात में भेजे हैं, ये दूसरा है, तो डेंजरस ऑकरेंस को देखिएगा, उसका हम अलग से बता दिए, क्योंकि बच्चा लोग जब नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट देखता तो मिला देता, हम सोचा डेंजरस ऑकरेंस से को अलग कर दिया जाए, तो वो वीडियो को पक्का देखिएगा। और ये सारी चीज हम CMR प्लेलिस्ट में, CI रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में डिटेल में समझाए, यहाँ पर कम समय में बता रहे। कुछ नहीं बाबू, यदि कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए तो आपको इंटीमेशन करना है, इंफॉर्मेशन करना है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ठीक है। और डेंजरस ऑकरेंस हुआ तो 24 घंटा के अंदर में आपको फॉर्म 4 में नोटिस दे देना है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये यहाँ आपका डेंजरस ऑकरेंस खत्म हो गया। अब एक बात आती है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट में कौन सा एक्सीडेंट? लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ मतलब डेथ हो गया, फेटल एक्सीडेंट हो गया, यह सीरियस बॉडी इंजुरी है, मान लीजिए जिसको हम सीरियस एक्सीडेंट बोलते हैं। यदि ऐसा हुआ है तो आपको जैसे डेंजरस ऑकरेंस के लिए आपने क्या किया था, इंफॉर्मेशन भेजा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को तत्काल, वैसे तत्काल इंफॉर्मेशन भेज देना है। उसके अलावा आप 24 घंटा के अंदर में फॉर्म 4A में नोटिस भेजेंगे एक्सीडेंट का। लेकिन यहाँ अब 4 आदमी को जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को। यहाँ पर एक बात हम अलग से जोड़ देना चाहते हैं, जो आपके रेगुलेशन 8 के सब रेगुलेशन 3 में दिया है, वहां पे बिजली का एक्सीडेंट बोला। यदि बिजली का एक्सीडेंट हुआ है तो ये जितने नाम बोले अभी 4 आदमी की, इनको तो भेजना ही भेजना है। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को आपको तत्काल इंफॉर्मेशन देना है, वो देना ही आपको। जो बिजली वाला इंस्पेक्टर साहब है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, उसको तत्काल इंफॉर्मेशन भी देना है। और 24 घंटा के अंदर में जो ये बाकी 4 अथॉरिटीज को
नोटिस गया वो उसका नोटिस इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। और जब जो नोटिस का कॉपी आपको 14 दिन तक पढ़े जाने लायक अवस्था में नोटिस बोर्ड पर रखना होता है। नॉट लेस देन 14 डेज लिखा है बाबू, नॉट लेस देन, ठीक है। और एक बात, कोई सीरियस एक्सीडेंट था, आदमी अस्पताल गया, हॉस्पिटल गया, मर गया, तो कोई सीरियस एक्सीडेंट कहाँ बदल गया, फेटल में बदल गया, मतलब डेथ हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, या कोई एक्सीडेंट इंजुरी था, वो इंजुरी जो सीरियस एक्सीडेंट में बदल गया, तो फिर हम कहां से आके खड़े हो गए, वहीं पे आके खड़े हो गए जहां से हमने अभी इस रेगुलेशन की शुरुआत की थी। क्या हो गया, सीरियस एक्सीडेंट या फेटल एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए क्या बात था, इंफॉर्मेशन देने का, नोटिस देने का, फॉर्म 4 में किनको दे तो बता दिए, उनको फिर से प्रक्रिया ये करना होगा। फिर एक आता है बात 4th B और 4th C का। 4th B और 4th C में क्या, कुछ नहीं है। 4th B में यदि कोई आदमी को मार चोट लगा, कोई मरा, उसका जो है, जो आदमी मरा उसका जो है विवरण भेज देना है विद इन 7 डेज में। 4th C में कोई आदमी ड्यूटी पे लौटा, उसके 15 दिन के अंदर में उसका विवरण भेज देना, पर्टिकुलर भेज देना है। ये 4th B और 4th C किसको किसको देते हैं, सिर्फ 2 ही आदमी जाता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। हमको लगता है कम समय में आप लोग को बताने का प्रयास किया कि एमसीक्यू पर्पज से आप लोग को कहीं छोटा मोटा चीज आ जाए तो आपको फायदा होगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा यूट्यूब में। थैंक यू।